हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए, आज जो स्पेशलाइजेशन का हमारा टॉपिक चल रहे हैं उसका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड यूनिट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि जो सेकंड यूनिट है उसमें है क्या, जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज के रिलेटेड वो हमारा सेकंड यूनिट है, जिसमें हम जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स के साथ साथ हम देखेंगे इसमें स्टेजेस और थ्योरीज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिसमें स्पेशल दो पर्सन्स का नाम है, डैट इज द फ्रूड एंड एरिक्सन, इनकी बात करी है। ठीक है, देन सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज, और इसी साथ साथ एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे फोबिया क्या है, ओसीडी क्या है, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर, पीएसटीडी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज। जेंडर इनइक्वालिटी है क्या? बेसिकली डिस्पैरिटीज इन अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड राइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। यानी कि देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जेंडर की डेफिनेशन है क्या। जेंडर जो है, जो रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल के सेक्स को, कि वो बॉय है या गर्ल है। ठीक है, पहले तो हम लोग सिर्फ दो ही जेंडर्स की बात करते थे, एक मेल और दूसरी फीमेल। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? थर्ड जेंडर की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, तो जो भी इन दोनों जो जेंडर्स के फीचर्स हैं, जिनके मेल और फीमेल के जेंडर्स के फीचर्स के, जहाँ उनका मिक्सचर जिन लोगों में देखने को मिलता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर। ठीक है, इवन क्या हो सकता है कि उन्होंने अपना जेंडर चेंज भी करवाया, वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट बोलता है जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है, कि जब हम फर्क देखने को मिलता है जेंडर के बेसिस पे, चाहे हम उनको रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज नहीं करने दे, जहाँ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, उनके राइट्स जो है सिर्फ उनके जेंडर की वजह से क्या हो रहे हैं, मतलब कि उनसे छीने जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? जेंडर इनइक्वालिटी होती है। तो ये जो इशू है, ये क्या रहता है? हमेशा मल्टी फेस्टेड इशू रहता है, जिसके रूट्स जो है अगर हम देखेंगे ना, कि ये कहाँ से निकल के आए, चाहे हम सामाजिक तौर पे देखें, सोशली देखें, इकोनॉमिकली देखें, कल्चरली देखें, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम की देखें। ठीक है, ये मतलब एक तरह का, इसमें जो लोग होते हैं ना, वो इक्वली ट्रीटेड नहीं है। तो एक तरह का आप बोल सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है, वो जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू इक्वालिटी, उसको ये क्या करता है? वायलेट करता है, जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 15 अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 15 क्या बोलता है, कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 15 बोलता है ना कि नो वन शैल डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, सेक्स एज वेल एज रिलीजन, कास्ट, कलर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब सेक्स वर्ड लगे, इट मीन्स कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे परफॉर्म होती है, तो इसलिए वायलेट करता है। तो ये इनइक्वालिटी जो है, ये क्या किसकी वजह से होती है? डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाती है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसकी तरफ लेके जाती है। देन उसकी के बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट में अराइज फ्रॉम डिस्टिंक्शन रिगार्डिंग बायोलॉजिकल। सबसे पहले कहाँ से डिफरेंस शो हुए थे? बायोलॉजिकल देखने को मिले थे, फिर देन साइकोलॉजिकल आ गए, फिर उसके कल्चरल नॉर्म्स की वजह से देखने को मिले सोसाइटी के अंदर। तो कुछ क्या होते हैं, इंपीरियल ग्राउंडेड भी होते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा क्या करती है, पहले क्या होता है, वीमेंस को कमजोर माना जाता है ये बहुत सारे एरियाज में, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और बिजनेस की तरफ हो गया, बिजनेस लाइफ की तरफ। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, अक्सर जो वीमेन होती है, देखो हमेशा याद रखना है कि जो वीमेन है आज के टाइम पे, जो वीमेन और चिल्ड्रन है ना, उनको क्या माना जाता है? वीमेन और चिल्ड्रन को, जस्ट मिनट, तो आज के टाइम पे जो वीमेन है, और जो, और इनके साथ साथ कौन है? जो बच्चे हैं। तो इन बच्चों को और इन वीमेन्स को क्या माना जाता है? वल्नरेबल सेक्शन माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है इनको? वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जब वल्नरेबल सेक्शन इनको माना जाता है, इट मीन्स कि इनकी हालत क्या है? खराब है आज के टाइम पे भी। तो ये बोलता है कि इनके क्या कौन से एरियाज में पीछे रह जाएंगे, जैसे हेल्थ हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगी, बिजनेस लाइफ हो जाएगी। ठीक है ना, अगर प्रीवियसली आप थोड़े से अवेयर हो सोसाइटी के रिगार्डिंग, तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जो आज भी जो है वो चलती है। अब इसके देखिए क्रॉस कर जाता है, तो एक रिपोर्ट आती है, डेट इज द ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है, जस्ट ठीक है, ये क्या है? 2023 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया का रैंक कितना था? 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन द लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर, 146।
ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दी जाती है, रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाएगा कि जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है हमारी, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, इसको रिलीज कौन करता है। तो सिंपली आपने याद रखना है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसको हम WEF बोलते हैं, इसको ये रिलीज करती है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ठीक है। और जो 2023 में इसका जो रैंक आया है इंडिया का वो कितना था, 127। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले ना इनकी जो रैंकिंग है वो जरूर देखने जाना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आई थी 2023 की उसमें इंडिया का रैंक कितना था, ठीक है। 2024 की भी अगर आ गई होगी तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 127 आउट ऑफ 146 कंट्री, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का कोई किसी भी तरह का स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1.4% सिर्फ चेंजेस आना इट्स नॉट अ गुड थिंग। अब इश्यूज देखो क्या क्या वजह है जिनकी वजह से क्या होता है जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ठीक है। विमेन को हमेशा क्या करना पड़ता है, वेज गैप को फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि दोनों की तरफ जो है वो इक्वली काम, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेजर है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर चीज में क्या होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लेकिन देखने को क्या मिलता है बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आदमियों को जो है वो सैलरी ज्यादा मिलती है लेकिन फीमेल जो वहाँ पे वर्क कर रही होंगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कम सैलरी दी जाएगी। जहाँ देखने को क्या मिलेगा कि वीमेन से जो है वो ज्यादा काम लिया जाता है एज कम्पेयर टू मैन। अब इसी तरह से ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन देखने को मिलती है। वीमेंस जो है उनको मोर लाइकली टू वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर, और ज्यादातर वीमेंस जो है वो हमेशा यहाँ पे काम करती हुई दिखेंगी, आपको इनफॉर्मल सेक्टर्स में दिखेंगी जहाँ पे लो वेजेस होंगी, जहाँ पे कुछ ही बेनिफिट दिया जाएगा, जहाँ पे उनको बेनिफिट ही नहीं दिया जाता है। तो एक तरह का जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं ये क्या बोलती हैं, एक जेंडर को अनइक्वल पे की तरफ लेके जाती है। सेकंड इज द एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में कैसे होता है, बहुत सारी फॉर्म्स में देखा होगा जैसे स्कूलिंग होती है, जहाँ हायर ड्रॉप आउट रेट जो देखा जाता है वो उनमें ज्यादातर कौन होती है, लड़कियां ही होती हैं, ठीक है। कई बार पैसों की वजह से जब फैमिली की प्रेशर की वजह से उनको क्या करना पड़ता है, जो है वो एजुकेशन छोड़ना पड़ती है, ठीक है। दिस डिस्पैरिटीज परपेट्रेट द साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। तो ये किसकी वजह से आती है, जो पॉवर्टी वगैरह चल रही है उन सारी चीजों की वजह। अब देखो पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि 3% जो है विमेन को रिजर्वेशन दे दी है। हालांकि ये बहुत टाइम पहले से कहा गया है कि वीमेंस के लिए जो है वो 33% जो है वो सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। जब ये इनकी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, देन उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। उसके बाद जो थे जब से जैसे चेंजेस आई उसमें विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिली, लेकिन फिर भी जो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको पढ़ते हैं देखते हैं तो वीमेंस जो है उनका नंबर हमेशा क्या रहता है, कम रहता है इन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ तक कि जो वीमेंस के राइट्स होते हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं उनके बारे में भी कम ध्यान जो है वो दिया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद बोलते हैं हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज। हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज में क्या आता है, जेंडर बेसिस डिस्पैरिटीज होती है, यानी कि हेल्थ केयर में भी देखा जाता है अनइक्वल एक्सेस होता है सर्विसेज का, ठीक है। कहीं पे वीमेन हेल्थ इश्यूज को ज़्यादा नहीं देखा जाता। देखो अब आप इसके जो है सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको अपने कंटेंट के साथ रिलेट करो कि जो फीमेल है जैसे क्या किया जाता है आजकल उनका मंथली चेकअप किया जाता है, हेल्थ आईडीज बन रही है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, उनको प्रॉपर वेलबींग के लिए उनकी जो न्यूट्रिशन है उसके लिए जो है वो उनको गाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्यों जरूरत क्या पड़ी उनको गाइड करने की, अगर सोसाइटी में ऐसी डिस्पैरिटीज नहीं देखने मिलती तो उनको नीड ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो निग्लेक्ट होती है उनकी हेल्थ केयर जो हेल्थ केयर की जो उनकी जरूरत है उनको निग्लेक्ट किया जाता है। देन इसके बाद है जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो देखने को मिलती है अगेंस्ट द वीमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारी वायलेंसेस देखने मिलती है। डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस इज ए फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस की क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। फॉर एग्जांपल नीचे दिया हो डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ट्रैफिकिंग, ठीक है। आगे नीचे लिख दिया होगा ऑल ऑफ द तब भी ठीक है। जहाँ सिंपली ऐसे क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जेंडर बेस्ड वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट और ट्रैफिकिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तीनों है तो चौथा ऑप्शन कोई और चीज लिखोगे, जैसे उन्होंने बोलेगा अनइक्वल हेल्थ केयर, तो अनइक्वल हेल्थ केयर में उसका कम होगा, लेकिन ये सारी चीजें जो होंगी वो जेंडर बेस्ड होती है, ठीक है। देन उसके बाद है सोशल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स।
स्टीरियोटाइप्स क्या होती है? सबसे पहले स्टीरियोटाइप्स होती हैं जिसमें इंसान की जो एक दिमाग में सोच बन जाती है कि ये इंसान जो है वो ऐसा ही है, ठीक है। जैसे सोसाइटी में सोच बनी हुई है कि फीमेल्स जो होती है वो वीक होती हैं, ठीक है। अब उसी तरह से कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे जेंडर नॉर्म्स होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, वो क्या बोलती है? सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे रोल्स फॉर मेन और वीमेन जो है वो सोसाइटी ने डिसाइड किया है, तो गॉड ने लिख के थोड़ी भेजा था कि जो मेल्स हैं उनको बाहर का काम करना है, फीमेल्स जो है उनको किचन का काम ही करना है। लेकिन ये क्या है, एक सोशल नॉर्म बनाया गया था कि मेल्स जो है वो बाहर जाएंगे काम करने के लिए, फीमेल जो है वो घर पे काम करेंगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये स्टीरियोटाइप बन गया, ये हमारे दिमाग में एक इमेज ही सेट हो गई कि मेल्स जो है वो बाहर काम करने के लिए बने और फीमेल्स जो है वो घर का काम करने के लिए बने, ठीक है ना। तो अनइक्वल पावर डायनामिक्स और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है यहाँ पे भी। उसका बोलते हैं इंटरसेक्शनलिटी। इंटरसेक्शनलिटी में क्या होता है? जेंडर इनइक्वालिटी इंटरसेक्ट्स विद अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शनलिटी में, जैसे हम रेस के बेसिस पे बात करते हैं, एथनिसिटी के बात करते हैं, क्लास हो गई, सेक्सुअलिटी हो गई, जहाँ पे डिसेबिलिटीज हो गई, ये सारी फॉर्म्स जो डिस्क्रिमिनेशन की होती है ये क्या होती है? इंटरसेक्शनलिटी बनाती है। ये अप्रोच क्या बताती है? इंटरकनेक्टेडनेस नेचर बताती है इन सिस्टम ऑफ ऑपरेशन की, और एडवोकेट करती है, ये बताती है कि इंक्लूसिव सोल्यूशन होना चाहिए इन सभी चीज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है फेमिनिज्म। देखो फेमिनिज्म क्या है? एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई गई थी जिसका मकसद क्या था? जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना, ठीक है। तो ये चैलेंज करते थे जो जेंडर बेस्ड ऑपरेशन थे ना, जो जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज थी उनके खिलाफ थे। फेमिनिस्ट थ्योरीज और एक्टिविज्म जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रेजिंग अवेयरनेस और एडवोकेट करने के लिए, पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, प्रमोट करने के लिए वुमेन राइट्स और एम्पावरमेंट को, ठीक है। तो ये फेमिनिज्म का कंसेप्ट है। इसको जरा सा एक चीज इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फेमिनिज्म का कंसेप्ट जो है वो, ये जो फेमिनिज्म मूवमेंट है ये कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। Now the next is the addressing gender inequality requires comprehensive strategies that address its root cause and manifestation across various domains of society. इसमें क्या आता है? देखो सबसे पहली बात यह है कि जब हम जेंडर इनइक्वालिटी को कहीं पे बातचीत करते हैं इसके बारे में, तो इसके जो रूट कॉजेज हैं कि जैसे फैमिली से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, डोमेन्स कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। देखो कितने सारे डोमेन्स से क्या आता है ना, फैमिली इंटरसेक्शनलिटी, सोशल नॉर्म, स्टीरियोटाइप्स है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए ये जो इश्यूज इनके निकल के आ रहे थे, इन सब के साथ साथ हमने क्या देखा कि ये जो है इसमें इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन को क्या किया गया? प्रमोट किया गया, बिकॉज विद द फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में क्या किया गया? जब एजुकेशन प्रमोट किया गया ना, ये तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रमोट किया गया है वीमेंस राइट और एम्पावरमेंट को। तो ऑब्वियसली इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन की बात की होगी, इक्वल एक्सेस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात की होगी, हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स को खत्म करने की बात करी होगी, देन लीगल प्रोटेक्शन की बात की होगी, क्या इनको क्या मिलनी चाहिए? लीगल प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, ठीक है। एनफोर्समेंट डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के खिलाफ होना चाहिए, फॉस्टरिंग फॉस्टरिंग केयर होनी चाहिए, इक्विटेबल इक्वल सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स जो है वो इनको मिलने चाहिए, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ पे क्या की जाती है? बात की जाती है। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर देखें तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसके जो है डीप रूटेड, अगर आप इसको देखोगे इसकी जड़ें कहाँ तक है? कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद हम बोलते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ठीक है। सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब कहीं पे अबॉर्शन होता है, जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड देखने को मिलता है, वो किसके बेसिस पे होता है? सेक्स सिलेक्टिव होता है, ठीक है। बोलता है बजाय लीगल डिस्पाइट लीगल रिस्ट्रिक्शंस द प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन परसिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बोलता है हालांकि कानूनी तौर पे क्या हुआ इस चीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे हिस्सों में अगर आप देखोगे इंडिया के, मेल चिल्ड्रंस को क्या किया जाता है? प्रेफर किया जाता है, जो किसकी तरफ लिए जाते हैं? सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन की तरफ वो जो है वो बढ़ोतरी होती है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो देखा जाता है, जिसकी सेक्स रेशियो कंट्रीब्यूट्स टू अ शॉर्टेज ऑफ वुमेन इन द पॉपुलेशन एंड परपेट्रेट्स जेंडर डिस्पैरिटीज। देन उसके बाद एजुकेशन, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है ना, अगर मेल्स को आप प्रेफर कर रहे हो तो फीमेल्स को क्या है? फीमेल चाइल्ड जो भी होगा अगर इन द फॉर्म ऑफ मदर, उसको क्या किया जाएगा? उसको अबॉर्ट कर दवा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब उसको बस को उसको रखेंगे ही नहीं। तो वही चीज यहाँ पे सेकंड बोलता है एजुकेशन। बोलते हैं जब हम लोग किसकी बात करते हैं, देखो ये जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया की बात करें, ठीक है।
देन आता है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है, जब सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस चल रही होती है, ये क्या कहते हैं, इम्प्रूव करता है असेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन इंडिया। ठीक है, ये बात करता है कि गर्ल्स के एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि उनको जो फैक्टर्स हैं जैसे गरीबी है, कल्चर नॉर्म्स है, जो अर्ली मैरिजेस है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसकी तरफ जाती है, गर्ल्स की लोअर एनरोलमेंट रेट की तरफ जो है जाती है। ठीक है, क्योंकि हायर हायर क्लासेस में क्या होता है, मोस्टली जो है उनको छोड़ दिया जाता है। देन आता है एम्प्लॉयमेंट एंड वेज गैप। एम्प्लॉयमेंट एंड वेज गैप की अगर आप देखो कि वीमेन जो होती हैं इंडिया के अंदर वो क्या करती हैं, सिग्निफिकेंट वेरियर्स को फेस करती है। जब वो वर्क फोर्स, जब कहीं पे भी काम करने के लिए जाएंगी ना, तो उनको हायर करने के टाइम पे पहले लोग सोचेंगे कि इसको हायर करना नहीं करना, अगर कर भी लेंगे तो उसकी प्रमोशन जो है उसकी वो रोक दी जाती है। जब पे में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। देन उसके बाद हम बोलते हैं जेंडर गैप वेज जो है वो हमेशा क्या रहता ही रहता है, जिसमें जिसकी वजह से वुमेन क्या करती है, लेस अर्न करती है एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अभी हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, रिजर्वेशन पॉलिसीज है, लेकिन वीमेन जो है वो फिर भी क्या रही है, अंडर रिप्रेजेंटेड रही है इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हर एक लेवल के ऊपर। ठीक है, जहाँ तक कि डिसीजन मेकिंग में भी उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी क्या होती है, कम होती है। आप घर में ही देख लो, घर में कितनी उनकी वो है। ठीक है, डोमिनेंस जो है वो देखने को मिलती है। देन उसके बाद आता है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। वीमेन्स के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, भी बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। देन उसके बाद चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी। तो चाइल्ड मैरिज और डाउरी जो है इंडिया के केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आज भी आप देखते हो तो आज भी हमें क्या मिलती है, न्यूज़ देखने को मिलती है, कहाँ पे, राजस्थान वाले एरियाज में, जहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया जहाँ पे क्या की जाती है, चाइल्ड मैरिजेस की जाती है। हालांकि इलीगल है लेकिन आज भी प्रिविलेंट है कुछ रूरल एरियाज में। अर्ली मैरिजेस की अगर हम बात करें तो अर्ली मैरिजेस की वजह से क्या होता है, अर्ली मैरिजेस की वजह से एजुकेशन जो है लड़कियों की रोक दी जाती है। ठीक है ना, कुछ लोग तो उनको बाद में पढ़ने की परमिशन देते हैं, बट कुछ लोग नहीं देते हैं। ठीक है, जहाँ फिर उनकी फैमिली इतनी लाइफ इतनी वो हो जाती है, बिजी हो जाती है कि वो खुद ही पढ़ना नहीं चाहती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्ली मैरिजेस की वजह से हेल्थ रिस्क उनको ज़्यादा रहते हैं, पर फिर साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी जो है उनको देखना पड़ता है। फिर डॉरी रिलेटेड वायलेंसेस जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और डॉरी रिलेटेड वायलेंस जो होती है वो अक्सर डॉरी डेथ की तरफ जो है वो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद है सन प्रेफरेंस एंड पैट्रियार्कल नॉर्म। ठीक है, बेटे को प्रेफर करना और उसके साथ साथ मेल्स के जो नॉर्म्स है उन्हीं के लिए चलना। बोलता है अगर आप देखो कि पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो है वो अक्सर लोगों के दिमाग में, दिलों में जो है वो भरे गए हैं। ठीक है ना, ये करके एक वीमेन जो है वो भी चाहती है कि उसका क्या हो बेटो, तो दैट मीन्स कि सन प्रेफरेंसेस होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू रिलेटिंग टू द डॉटर। ठीक है, क्योंकि डॉटर्स को क्या मिलता है, इंफीरियर स्टेटस मिलता है विद इन फैमिलीज एंड सोसाइटी। अगर फैमिली में देखोगे चाहे सोसाइटी में देखो, ठीक है, वो क्या है, फैमिली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी ना। तो दोनों में क्या होता है, फीमेल चाइल्ड को क्या मिलता है, गर्ल चाइल्ड को हमेशा कम प्रेफरेंसेस मिलती है। अब ये होता है, ये नॉर्म्स जो है ये क्या करता है, डिक्टेट करते हैं विमेन रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और उनकी ऑटोनॉमी जो है वो कम बताते हैं। देन उसके बाद है हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि इसमें इंडिया के अंदर भी बहुत सारी वीमेन जो है वो डिस्पैरिटीज फेस करती है हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर, रूरल और स्पेशली जो रूरल और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, मैटरनल मोर्टिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी आपको बोला ना, ये आपके उसके साथ सप्लीमेंट्री जो साइंस के टॉपिक्स हैं उसके साथ भी रिलेट करते हैं। ठीक है, देन एड्रेस करते हैं जनरल इनइक्वालिटी को इंडिया के अंदर। यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स जो है वो लिए जाते हैं। इसमें क्या आता है, जिसमें इन्फोर्स लॉज किए गए हैं दैट प्रोटेक्ट द वीमेन राइट, इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशन को, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वीमेंस और गर्ल्स के लिए, चैलेंज करता है हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, प्रमोट करता है वीमेंस पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और प्रोवाइड करता है एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज विद द फोकस ऑन जेंडर सेंसिटिव अप्रोचेस। तो देखो जितने भी जेंडर सेंसिटिव अप्रोचेस होती हैं उनको लेके क्या किया जाता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे कम्प्रीहेंसिव एफर्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेंस और बॉयज को एंगेज किया जाता है इन एफर्ट्स को पूरा करने में। ठीक है, अब देखते हैं जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स क्या बोलते हैं, जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो टॉपिक। ठीक है, पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में ह्यूमन राइट्स का। दस क्या होता है, जेंडर लॉज जो होते हैं वो रेफर किया जाता है लीगल प्रोविजंस एंड रेगुलेशन दैट एम्स टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू जेंडर
equality, discrimination and the protection of human rights based on gender identity and expression। तो सबसे पहले इसको आप हाईलाइट कर लेते हैं कि जेंडर लॉज होते क्या हैं। वो लीगल प्रोविजंस, जब वो लीगल रेगुलेशंस जिसका मकसद क्या होता है, जो जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दे हैं, डिस्क्रिमिनेशन जैसे मुद्दे हैं, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के मुद्दे हैं। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कहाँ पे करना है, जो जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होंगे या एक्सप्रेशन के ऊपर, वो सारे लॉज, वो सारे प्रोविजंस जो होंगे, लीगल प्रोविजंस, वो क्या बनाएंगे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जेंडर लॉज कहा जाता है। अब ये जो लॉज होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में चलते हैं। ये क्या बोलते हैं हमें कि क्या चाहिए हमें, इक्वल पे। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, ये हमारे उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ह्यूमन राइट्स में भी मेंशन है। ठीक है, देन उसका होता है रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है, जैसे हम बोलते, हमने अभी देखा ना कि हेल्थ केयर की कमी की वजह से क्या होता है, उनमें जो है वो मैटरनिटी रेट जो है वो ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे सेक्स बेस्ड सिलेक्शन होती है। तो उस चीज़ के लिए भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, ऑब्वियसली जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। एंड द प्रमोशन ऑफ द जेंडर डाइवर्सिटी, और प्रमोट करता है किसको, जेंडर डाइवर्सिटी को और इंक्लूजन को। ठीक है, इंक्लूजन का जहाँ पे मतलब है, मतलब सब चीज़ों को इकट्ठा, ये नहीं बोलता कि फीमेल्स को सब कुछ दे दो लेकिन और मेल्स को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जेंडर लॉस जो है वो हर एक तरह से इक्वल इश्यूज जो होते हैं, जो जिनका बेस क्या रहता है, जेंडर रहता है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन के होंगे, चाहे वो आइडेंटिटी को लेके होंगे, एक्सप्रेशन को लेके होंगे, इक्वल पे को लेके होंगे, कोई भी रिप्रोडक्शन राइट्स होंगे, फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस होगी, वो सभी चीज़ को कौन लॉस क्रिएट करते हैं, डैट इज अ जेंडर लॉस करते हैं। देन उसके बाद में ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स हैं and rights that everyone is entitled to regardless of their gender, race, religion, nationality and other status। मतलब ये वो राइट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। ठीक है, जो क्या बोला जाता है, बिना ये देखे कि उसका जेंडर क्या है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, या फिर दूसरे स्टेटस क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ये हर एक के इंडिविजुअल की बात करते हैं। ठीक है, ये मतलब ये नहीं बोलते कि ये इंडिया का है इसके लिए ये राइट्स हैं उनके, या ये नीदरलैंड का इसके लिए, नो, ये बोलता है कोई भी ह्यूमन जो है वो ह्यूमन है, उसको ये जो है बेसिक राइट्स जो है उसको मिलने चाहिए। अब इस इन राइट्स के अंदर कौन से राइट आते हैं। ठीक है, इन राइट्स के अंदर कौन से राइट्स आते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट इट बी, लेट मी चेक। दिस राइट में क्या आता है, राइट टू लाइफ आता है, लिबर्टी आता है और सिक्योरिटी आता है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। फ्रीडम किससे, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद होता है राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू वर्क एंड हेल्थ की बात करता है, राइट टू हेल्थ की बात करता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे राइट्स आते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो ह्यूमन राइट्स है उनमें किसकी बात की जाती है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड हेल्थ अमंग अदर। इसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं कि जेंडर लॉज और ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और शोर करते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं बजाय उनका जेंडर देख के वो क्या करें, इंजॉय करें इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को, और उनको प्रोटेक्ट किया जाए किससे, डिस्क्रिमिनेशन से, वायलेंस से, और बहुत सारी फॉर्म जो मतलब जो इनजस्टिस की फॉर्म है उन सारी चीज़ों से इनको क्या किया जाए, बचाया जाए। ये कौन बोलता है, जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
अब इसके बाद देखो ये लॉज जो है ये सर्व कैसे करते हैं, ये लॉज सर्व करते हैं टू प्रमोट, ठीक है, सर्व करते हैं टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ये क्या करते हैं, सर्व करते हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को टू लिव फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। और ये बोलते हैं कि आप क्या करो, फ्री रहो किससे, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन से। तो ये आ गया आपका यहाँ का टेक्स्ट। नाउ आ जाओ जेंडर लॉज एट इंटरनेशनल लेवल। ये तो हमने इंडिया की बात करी और ह्यूमन राइट्स के साथ देखा। अब देखो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या, बहुत सारे बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये क्या हो गया इसको। अब देखो ये बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल में क्या होता है, बड़े सारे की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एग्रीमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसको कहा जाता है यूडीएचआर। अब ये जो यूडीएचआर है इसमें क्या है, ये बोलता है, इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1948। ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि यूनाइटेड नेशन असेंबली, ये सीधा क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब की गई, कब अडॉप्ट की थी, दैट इज द 1948 में की थी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बन जाएगा, यूनाइटेड सॉरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर अडॉप्टेड बाय विच एजेंसी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, 1948 में किया था। इतना सोच लेना कि आज़ादी के बाद 1 साल बाद हमारे क्या हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गए थे। ठीक है, तो यूडीएचआर जो है उसने क्या किया था, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दिए थे जिसको क्या किया जाएगा, यूनिवर्सली प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किसके ऊपर बेस्ड है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ विच आर इसेंशियल, जो क्या है, जरूरी है किसके लिए, जेंडर इक्वालिटी को बचाने के लिए। सेकेंड वन कौन से आते हैं हमारे पास, सेकेंड जो आती है वो आती है कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, यह अब आप जब ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे भी इन सारी चीजों के नाम पढ़ोगे। सेकंड कौन सी थी, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, जिसको क्या बोलता है, सीडा बोला जाता है, CEDAW। इसको भी किसने अडॉप्ट किया था, ये भी अडॉप्ट किए गए थे बाय द जनरल असेंबली। ठीक है, और ये कब किए गए थे, 1979 में। तो 1979 में यानी कि 48 के बाद 1979 में सीडा को किया गया था। बेसिकली ये है क्या, इनको डिस्क्राइब किया जाता है, इट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। तो ये देखो यहाँ से नाम से पता चल जाता है ना कि ये कन्वेंशन आई थी एलिमिनेट करने के लिए किसी भी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है अगेंस्ट द वीमेन। तो ऑब्वियसली जो सीडा है उसको क्या डिस्क्राइब किया था, एक इंटरनेशनल बिल बनाया गया था, बिल ऑफ राइट्स बनाया गया था, किसके लिए, वीमेंस के लिए। ये ऑब्लिगेट करती है स्टेट्स को कि क्या करे वो, टू टेक मेजर्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन against women in all areas of life including laws and policies that perpetuate gender inequality। बोलता है ये जितनी भी कंट्रीज हैं उनको क्या करती है, ये बोलती है कि आप क्या करो, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वीमेंस के अगेंस्ट उसको खत्म करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, चाहे वो किसी भी स्फीयर में होती हो, उसको आप खत्म करने के लिए क्या करो, न्यू न्यू लॉज बनाओ। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आ गया होगा दोनों एग्रीमेंट्स। तो फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट कौन सा था हमारा, यूडीएचआर, जो कब आया था, 1948 में आया था। दूसरा हमने पढ़ा सीडा, जो कब आया था, 1979 में आया था। देन उसके बाद देखो बीजिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो देखो बीजिंग में क्या हुआ था, बीजिंग तो जगह है ना। अब देखो बीजिंग में क्या होता है, यहाँ पे ये क्या किया था, फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है वीमेन को लेकर 1995 में। और बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है, कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेंस एम्पावरमेंट। तो ये देखो बीजिंग जो डिक्लेरेशन हुई थी ना, यहाँ पे इन्होंने बेस बनाया था कि हम किस तरीके से किसी जो ये है
मतलब फ्रेमवर्क बना सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा बताया था उन्होंने अचीव करने के लिए जेंडर इनइक्वालिटी को, सॉरी जेंडर इक्वालिटी को, ठीक है, और वीमेन को एम्पावर करने के लिए। और ये कब हुआ था? 1995 में, 79 के बाद 1995। देन उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट जो आएंगे, तो बीजिंग इज अ प्लेस, तो ये देख लेना बीजिंग कहाँ पे है। देन इसके आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, रेजोल्यूशन 1325, यूएनएससीआर 1325। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? एक यूनाइटेड नेशन का ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ऑर्गन है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया था? एक रेजोल्यूशन लिया था जिसको उन्होंने बोला था 1325, ठीक है, 1325। इन्होंने बोला था, इसको अडॉप्ट किया गया था 2000 में, ठीक है, 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड इन 2000। अब होता है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325, ये क्या बोलता है? इम्पैक्ट जो होता है कन्फ्लिक्ट ऑन वीमेन एंड कॉल्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, पीस बिल्डिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले ये क्या बोलता है कि असर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑन वीमेन, ठीक है, कि वीमेन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में ये चीजें डिस्कस करते हैं। और उनके बोलता है कि वीमेन का जो डिसीजन मेकिंग है, कंफ्लिक्ट प्रिवेंशन है, पीस बिल्डिंग है, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है? काम करना है। इसके अलावा ये स्ट्रेस डालता है इंपॉर्टेंस जो होती है कंसीडरिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इन पीस एंड सिक्योरिटी। तो मतलब इनका कहना होता है कि जो सिक्योरिटी और पीस वाले जो एफर्ट्स है उनमें भी क्या है? वीमेन का रोल होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले इसको देख लेते हैं। तो बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या बोलता है? ये अडॉप्ट किए गए थे बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015। 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो इनका स्पेसिफिक गोल है गोल 5, जिसमें ये बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी को एंगेज करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है? एम्पावर करता है सारी गर्ल्स और वीमेंस को, और ये बोलता है ये टारगेट रिलेटेड है, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसको खत्म करना है, इंश्योर करना इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोमोटिंग वीमेंस पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप रोल, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? दीज इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज टू डेवलप। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी ये सारा कुछ हुआ, इन्होंने क्या किया, एक फ्रेमवर्क दिया किसको? कंट्रीज को, किसके लिए? डेवलप करने के लिए लॉज को और पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, जो क्या करें? प्रमोट करें जेंडर इक्वालिटी को। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी क्या होगी? खत्म होगी। और राइट्स जो होगी इंडिविजुअल्स को, बजाय उनके जेंडर देखे उनको क्या करना है? प्रमोट करना है। एडिशनली दे सर्व एज ए मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट। अब ये इंटरनेशनल लॉज देखे हमने, तो इंटरनेशनल लॉज में देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन बन जाएगा यूडीएचआर का, ठीक है, कब अडॉप्ट किए गए? 1948 में किए गए। किसने अडॉप्ट किए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किए गए। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इसमें प्रिंसिपल्स क्या आते हैं? नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आता है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का आता है, ये प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को। अगर आप सीडा की बात करते हो तो वीमेन को प्रमोट करने के लिए है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, ठीक है। हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है इसके नाम से ही पता चल जाता है। हो सकता है सीधा की सीधी सीधी फुल फॉर्म ही पूछ ले कि सीधा है क्या, ठीक है। तो इट इज द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। देन थर्ड आता है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये 1995 में हुए थे। बीजिंग डिक्लेरेशन जो थी उन्होंने बेस बनाया था कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा, कैसे हम जेंडर इक्वलिटी को अचीव कर सकते हैं, वीमेंस को एम्पावर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एरियाज थे जिसमें वीमेन राइट्स, एजुकेशन, राइट्स टू एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। फोर्थ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये पीस बिल्डिंग की बात करता है। इसमें नंबर याद रख लेना 1325 है, ठीक है, और ये रेजोल्यूशन है। देन उसके बाद होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप जितने बार चाहो, इसको चाहे आप स्टार मार्क कर लो या कुछ कर लो। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है, ठीक है, इसके लिए मैंने वीडियो चैनल पे डाली भी है, आप उसको सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो है अगर वो क्लियर नहीं है तो मैं इसको एक बार फिर से हम इसको क्या कर देंगे? डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितने। तो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं। हमारे पास 15 है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? हमारे पास 15 है, 15 है। अब देखो
ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इन 15 में से जो 5th नंबर का जो गोल है वो किसके बारे में बात करता है? जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है, जिसमें सारी वीमेन, गर्ल्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो इनका टारगेट है वो कब तक का अचीव करने का है। जेंडर जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो सभी के सभी एजेंडा कितना है हमारा 2030 तक का है। अब इसके अलावा आप क्या करो, बाकी जो भी चीजें आपको देखनी है वो आप इसके अलग से वीडियो जो है वो देख सकते हो चैनल पे, गो थ्रू द चैनल एंड सर्च इट फॉर दैट। देन इसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे जेंडर लॉज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जेंडर लॉज के लिए कौन से प्रोविजंस रखे गए हैं? तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखती हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जेंडर लॉज हैं जो प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी को। बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ड्राइव करते हैं, और वायलेंस जो होती है वीमेंस के खिलाफ उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करता है हमें? इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 14, ये मैंने आपको साथ साथ में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे ये जो है ये क्या बोलता है? इक्वल। और दूसरा कौन सा राइट आएगा? आर्टिकल 15 आ जाएगा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो हमें क्या बोलता है? प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। आर्टिकल 14 और 15 जो है ये दोनों फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्या बोलते हैं कि हर कोई क्या है? इक्वल है, और किसी को भी इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और ये जो प्रोविजंस हैं ये क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं फॉर जेंडर इक्वालिटी लेजिस्लेशन इन द कंट्री। ये दोनों आर्टिकल्स क्या बनाते हैं? एक बेसिस बनाते हैं फॉर जेंडर इक्वालिटी लेजिस्लेशन इन द कंट्री। सेकेंड वन अगर हम देखें, सेकेंड कौन सा आए हैं हमारे पास? द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। जैसे सीडा था, ये क्या है? PWDV है। तो इसको बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, ठीक है, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कब आया था? 2005 में आया था। अब ये लॉ क्या बोलता है कि वीमेन्स को क्या करना है? डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करना है, जिसमें क्या की जाएगी? प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेजिडेंस जो के ऑर्डर्स के मॉनेटरी रिलीफ जो है वो दी जाएगी, ठीक है। और ये सारा कुछ इसमें क्या किया जाता है? मेंशन किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। ये जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन है जेंडर इक्वालिटी है वो फंडामेंटल राइट बेस्ड आएगा, ठीक है। सेकंड जो इसका आएगा तो ये एक्ट आ जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कौन सा रखा होगा। थर्ड वन जो है जिसको आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, दैट इज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। ये 2013 का एक्ट है। ये कौन सा एक्ट है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, जिसमें क्या लिख बात की है? प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। इस एक्ट का मतलब, इस कानून का मकसद क्या है? प्रिवेंट करना है और एड्रेस करना है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेसेस। जिसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए क्या है? एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें वो क्या कर सकते हैं? अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। यही चीज ह्यूमन राइट्स के अंदर भी मेंशन है। तो इसी का रिगार्डिंग क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, पीपीआर याद रखना, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, और उसके साथ साथ पीपीआर याद रख लेना, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। ये कब आया था? 2013 में आया था। इससे पहले एक और एक्ट आया था 1961 में, दैट इज अ डॉरी प्रोहिबिशन, ठीक है। डॉरी प्रोहिबिशन। डॉरी प्रोहिबिशन में क्या आता है कि दहेज देना जो है मना है। दिस लॉ प्रोहिबिट्स द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी इन मैरिज, कि जो शादियों में दहेज दिया था उससे लेने और देने के लिए ये क्या करता है? मना किया था। जो किसकी तरफ जाता है? हमेशा एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ये प्रोवाइड करता है पेनल्टीज, जो इस तरह से डॉरी रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए ऑफेंसेस जो है वो प्रोवाइड करता है। सेम ईयर में डाउरी के रिलेटेड, डाउरी को रोकने के लिए जो एक्ट आया था उसी साल क्या आया था? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था 1961 में। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो क्या बोलता है? मैटरनिटी लीव जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, किसको की जाएगी? जो वीमेन एम्प्लॉयज होंगे उनको की जाएगी, ताकि उनकी जो हेल्थ और वेलबींग को देखते हुए, ठीक है। स्पेशली कब की जाती है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट? कब दिया जाता है? जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ क्या दी जाती है? मैटरनिटी लीव दी जाती है। वो किस एक्ट के थ्रू मिली थी हमें? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। देन उसके बाद देखो
चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो 2006 में क्या आया, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। ये लॉ क्या करता है, प्रोहिबिट करता है सोलिमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोवाइड फॉर द एनमेंट ऑफ अंडर एज मैरिज। ठीक है, ये मतलब सीधी सी बात है, चाइल्ड मैरिज को रोकता है। अगर कोई चाइल्ड मैरिज करवाता है, जब करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पेनल्टीज और उसको सजा भी जो है वो दी जाती है ना। उसके होता है पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट भी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसको बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये कब आया था, 2012 में आया था। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉस्को एक्ट जो है, सॉरी पॉक्सो एक्ट, पॉस्को नहीं पॉक्सो एक्ट, POCSO, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये क्या बोलता है, व्हाइल नॉट स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन जेंडर, ये स्पेसिफिकली फोकस नहीं करता किसी एक पर्टिकुलर जेंडर पे। ये क्या बोलता है, प्रोटेक्ट करना है चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूज से और उनको एक्सप्लॉइट होने से। ठीक है, इसमें क्या है, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये सारी चीजें इसमें क्या की गई है, ऐड ऑन कर। देयर आर सम ऑफ द की जेंडर लॉज इन इंडिया एम्ड एट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, protecting women and children from various forms of violence and discrimination and ensuring their rights and well-being. However, challenges remain in terms of implementation, enforcement, addressing cultural and societal attitude towards gender roles and norms. देखो इंडिया के अंदर हमने क्या पढ़े, 7 लॉ पढ़े। ठीक है, कौन से पढ़े, सबसे पहले अब इसका एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली देखते हैं। ठीक है, जो हमने इंटरनेशनल लॉज थे उसमें हमने 5 ही देखे। ठीक है, देन उसके बाद देखो इंडिया के अंदर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें जो भी चीजें होंगी जो वायलेंस को रोकती हैं, दैट इज द 14 एंड 15 आर्टिकल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड हमारा देखो, सेकंड इसमें हम लोग याद रख सकते हैं 1961 में क्या हुआ था। 1950 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद 1961 में डाउरी प्रोहिबिट की गई, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट की गई। ठीक है, इस सॉरी डाउरी प्रोहिबिट की गई 1961 में, उसी के साथ साथ जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 में उसको भी लाया गया। ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चे की जो केयर होती है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, उसके लिए उसकी मदर उसके साथ रहे। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी कब आया, 1961 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर करें उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। देन उसके बाद हमारा कौन सा आता है 1961 के बाद 2005 की अगर हम बात करें, 2005 में हमारे पास कौन सा एक्ट आता है, 2005 में हमारे पास एक्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है 2005 में। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आता है हमारे पास 2006 में। उसी के साथ साथ कौन सा आता है हमारे पास, 2013 में आता है हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। और इससे पहले एक एक्ट आता है ये इनके 2012 में, वो कौन सा आता है, पॉक्सो एक्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सारे क्या आते हैं, लॉज होते हैं। सो होप आज के लिए इतना ही रखते हैं कि आपको ये चीजें जो है वो क्या आई होंगी, समझ आ गई होंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग द चैनल। और देखो भाई, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स डाल दिया करो कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, कैसा चाहिए। अगर कहीं पे डाउट्स होते हैं तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो, तो नेक्स्ट जो लेक्चर आता है उसके अकॉर्डिंगली हम आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग द चैनल।